हेलो एवरीवन। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार। आज के सेशन में अपन बात करेंगे आनुवांशिक विकार की। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन ने शुरू की थी और जो चैप्टर था वो कौन सा था? वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। 4 लेक्चर इसके ऑलरेडी हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और आज इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आनुवांशिक विकार। क्योंकि नोट्स वगैरह आपने पूरे साल पढ़े हैं, अब बारी है एनसीईआरटी को कवर करने की। तो हिंदी माध्यम वालों विद्यार्थियों के लिए बहुत कम रिसोर्सेज है, ना के बराबर है यूट्यूब पर। तो इसी सिलसिले में अपन ने ये शुरू की है। सेशन को अगर आप देखेंगे 1 मिनट या 2 मिनट तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा आप ज्यादा देखेंगे तो 100% में श्योर हूं आपको मजा भी आएगा पढ़ने में, और एनसीईआरटी का एक एक जो टर्म है वो क्लियर यहाँ से हो जाएगा। तो स्टार्ट अपन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आनुवांशिक विकार वाला जो टॉपिक आपको गिवन है एनसीईआरटी में, वो एनसीईआरटी लेके आप लोग बैठेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हाईलाइट मैं यहाँ से कर दूंगा और आपको अच्छे से समझा दूंगा। आनुवांशिक विकार, आनुवांशिकी की अपन बात करें तो आनुवांशिकी शब्द का मतलब तो आपको पता ही है कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो भी लक्षण स्थानांतरित होते हैं वो आनुवांशिकी वंशागति जिसे अपन बोलते हैं। और आनुवांशिकी का एक ब्रांच है वंशागति, ठीक है। लेकिन क्या जरूरी है क्या जो लक्षण है वो सही तरीके के हैं वही एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाएंगे? ऐसा तो जरूरी नहीं है। कुछ बीमारियां हो सकती है, कुछ व्याधियां हो सकती है, डिजीज या डिसऑर्डर जिसे अपन कहते हैं, जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा सकती है। तो विकार भी यहाँ पर होते हैं, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित या ट्रांसफर होते हैं, इसीलिए इनको कहा गया आनुवांशिक विकार। तो आनुवांशिक विकार में सबसे फर्स्ट जो आपको गिवन है टॉपिक वो कौन सा है सर? वो है वंशावली विश्लेषण, जिसे कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। वंश का अवली, अवली है ना, जैसे यहाँ लिखा है वंशावली, इस शब्द का मतलब आप लोग समझो पहले। वंशावली, इसका अगर अपन संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों तो क्या मिलता है? वंश प्लस अवली मिलता है। वंश प्लस अवली मिलता है। सेम ऐसे अगर आप देखते हो तो दीपावली आपने सुना होगा, नहीं सेलिब्रेट वगैरह करते हैं, तो वहां उसका जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है? दीप प्लस अवली होता है ना, अवली। तो दीपों की अवली, अवली का मतलब होता है सीरीज, या जिसे अपन कहते हैं श्रृंखला। एक श्रृंखला में होता है, तो दीपों की एक श्रृंखला होती है, वो दीपावली के अंदर अपन सेलिब्रेट करते हैं, दिए दीपक जलाते हैं। सेम वैसे वंश की अपन बात करें, वंश की श्रृंखला मतलब एक वंश से अगला अगला अगला। तो यहाँ क्या होता है? एक सीरीज, एक श्रृंखला है जिसमें एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक अपन क्या कर रहे हैं? लक्षणों का अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब हो। क्लियर है? किसी प्रकार की बीमारी है मेनली उसके लिए अपन यूज में यहां से लेते हैं। तो वंशावली शब्द का मतलब क्लियर होगा, और विश्लेषण का मतलब समझ में आता है, एनालिसिस अपन कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से, उसको डीप से अपन स्टडी से कर रहे हैं। मानव समाज में वंशागत विकारों की बात पुराने समय से चली आ रही है। इसका आधार था कि कुछ परिवारों में विशेष लक्षणों के वंशबद्ध रहने की अवधारणा। कुछ ऐसी फैमिलीज थी जिसमें जो लक्षण थे, जैसे आंखों का कलर हुआ, कि वो यार रॉयल फैमिली है, उसमें आंखों का कलर क्या था? ब्लू था, तो ब्लू से ब्लू 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 चलता रहा आगे एक से अगली पीढ़ी में। या कोई रॉयल फैमिली के अंदर कोई बीमारी थी तो रॉयल में होगा, आम इंसान को तो कौन ही पूछेगा, नहीं। तो वो कुछ विशेष लक्षण जो है कुछ विशेष परिवार के अंदर वंशानुगत हो रहे थे। मेंडल के कार्य की पुनः खोज के बाद मानव के लक्षण प्रतिरूपों की वंशागति के विश्लेषण की बात प्रारंभ हुई। मेंडल ने सब कुछ डिस्कस किया, उसके वापस से खोज हुई 1900 में। फिर वापस से देखा गया कि यार कुछ ना कुछ तो है। यह स्पष्ट है कि मटर के पौधे और अन्य जीवों के में किए गए तुलनार्थ संकर प्रयोग मानव में संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? इसका सिंपल सा जवाब आपको आना चाहिए कि मेंडल ने जो मटर के पादप में जो एक्सपेरिमेंट किया था या अन्य जीवों में किया गया था वो मानव में संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि मटर का जीवन काल एक तो छोटा था, मनुष्य का जीवन काल लगभग अगर अपन माने तो आज के समय में 70-80 साल तो मान सकते हैं, पहले 100 था उस समय। तो अगर मैं किसी मनुष्य का अध्ययन कर रहा हूं तो क्या पता मेरी उससे पहले डेथ हो जाए, या मेरा जो अध्ययन कर रहा है उसकी हो जाए। तो अगली पीढ़ी का तो क्या पता चलेगा उसके अंदर मैंने अध्ययन जो कर रहा हूँ वो क्या है क्या नहीं। ठीक है। कम समय में अधिक जो प्रजाति है वो अपन अपने समान जीव उत्पन्न नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जबकि उसके अंदर कर सकते थे। 3 से 4 महीने में मटर तैयार था, तो अध्ययन करना आसान था, एक साल में लगभग 3 से 4 बार। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, इसीलिए मनुष्य में संभव नहीं था कि मनुष्य का स्टडी किया जाए। ठीक है। इसीलिए यही विकल्प रह जाता है कि विशेष लक्षण की वंशागति के संबंध में वंश के इतिहास का अध्ययन किया जाए। स्टडी आप कर लो। कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों के ऐसे विश्लेषण को वंशावली विश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में वंश वृक्ष या फैमिली ट्री में एक विशेष लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? विश्लेषण किया जाता है। जैसे मैंने आपको बता दिया, कोई भी लक्षण हो सकता है, अच्छा बुरा हो सकता है, खराब है तो विकार कहेंगे, अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
मानव आनुवंशिकी में वंशावली अध्ययन एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है जिसका उपयोग विशेष लक्षण, अपसामान्यता या रोग का पता लगाने में किया जाता है। जैसे विशेष लक्षण मैंने आपको बताया कि आंखों का कलर ब्लू है, फॉरेनर्स जो होते हैं उनके अपन देखे मोस्टली उनमें देखने को मिलता है। वंशावली विश्लेषण में जो मानक प्रयुक्त है वो चित्र में आपको बता रहे हैं, ठीक है। अभी चित्र में अभी डिस्कस कर लेते हैं, चित्र आपको दे रखा है, क्योंकि यहाँ वंशावली विश्लेषण जो पेडिग्री एनालिसिस है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, उसकी ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो पहले बता चुका हूँ, अलग से वीडियो है उसका, चैनल पे ही आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी को कवर करें तो सिर्फ एनसीईआरटी को ही कवर करेंगे अपन यहाँ पर। जैसा कि आप इस अध्याय में पढ़ चुके हैं कि किसी जीव का प्रत्येक लक्षण क्रोमोसोम में विद्यमान डीएनए पर स्थित जीन में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जगह जगह इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है कि क्रोमोसोम होता है कहाँ, केंद्रक में, और केंद्रक के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वहां पर होता है डीएनए, और डीएनए पर होता है जीन, ठीक है। डीएनए की आनुवंशिक सूचना का वाहक है डीएनए ही, और ये बिना किसी परिवर्तन के एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। और यदा कदा परिवर्तन या रूपांतरण भी होता है, जैसे जीन वीन में होता है या उत्परिवर्तन होता है तो वो चेंज होता है। इसी प्रकार के परिवर्तन या रूपांतरण को उत्परिवर्तन भी अपन कहते हैं। ये अपन ने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा है और आगे भी पढ़ेंगे। मानव में कई ऐसे विकार पाए जाते हैं जिनका संबंध क्रोमोसोम या जीन के परिवर्तन और रूपांतरण से जोड़ा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे विकार है, क्योंकि अगर मेरा हाथ कटता है तो ये तो जरूरी नहीं है आगे आने वाली पीढ़ी उसका भी हाथ कटा हुआ रहेगा, ऐसा तो जरूरी नहीं। हाँ, अगर मेरा जीन गुणसूत्र डीएनए में कोई परिवर्तन होता है तो चांस है कि अगर वो युग्मक से होता हुआ नेक्स्ट नेक्स्ट जो पीढ़ी है उसके अंदर जाता है तो वहां चेंज हो सकता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये रूपांतरण जो हो रहा है उससे अपन जोड़ सकते हैं। अब ये जो चित्र है पहले इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कहाँ गया वो चित्र? चित्र 4.14 जो है मानव वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त प्रतीक आपको बता रखे हैं, ठीक है। जो प्रतीक है मतलब संकेत की तरह इसको अपन काम में लेते हैं जब भी अपन वंशावली विश्लेषण करते हैं। तो अगर इस प्रकार का कोई बॉक्स आता है तो वो नर है, अगर सर्कल आता है, गोला आता है तो वो मादा है। अगर इस प्रकार का टेढ़ा सा बॉक्स आता है तो वो लिंग का उल्लेख नहीं है कि वो नर है या मादा है। अगर ये डार्क हो जाते हैं तो वो प्रभावित व्यक्ति होते हैं, मतलब प्रभावित का मतलब विशेष लक्षण जो इसके अंदर उपस्थित होगा। इन दोनों को जोड़ते हैं तो वहां पर मैथुन की प्रोसेस हो रही है, रिप्रोडक्शन वहां पर हुआ। दो लाइन आती है तो रिश्तेदारों के बीच में मैथुन हो रहा है, सम रक्त मैथुन, ठीक है। और यहाँ एक से ज्यादा अगर आपको मिलता है तो ये ऊपर वाले पैतृक हो गए, नीचे वाले क्या हो जाएगी, संतति हो जाएगी। और इनको पढ़ने का नियम क्या है भाई साहब, जन्म के अनुसार बाएं से दाएं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं पूछा गया, लेकिन क्लियर आपको रखना है कि लेफ्ट टू राइट आपको चलना है, बाएं से दाएं चलना है। यहाँ आप देखते हैं तो अगर इस दोनों के बीच में अपन ने जब प्रजनन करवाया, मैथुन करवाया, तो ये जो मिल रहा है तो ये कैसा होना चाहिए, प्रभावित यहाँ से होना चाहिए, नर होना चाहिए। अगर यहाँ गोला आता तो प्रभावित मादा होता, ठीक है। बॉक्स के अंदर 5 जो लिखा है, 5 प्रभावहीन संतति यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये चित्र है सिंपल सा, और इसी के अकॉर्डिंग अपन जो पेडिग्री आता है उसको सोल्व करते हैं। दो एग्जाम्पल भी आपको यहाँ से दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास कौन सा, मेंडलीय विकार। मोटे तौर पर विकारों को दो श्रेणी में रखा जा सकता है, एक है मेंडलीय विकार और दूसरा क्रोमोसोमी विकार। मतलब गुणसूत्र में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्रोमोसोमी विकार, और बाकी जो दूसरे हैं मेंडलीय विकार अपन यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली अगर अपन बात करें तो मेंडलीय विकार वो होते हैं जो किसी जीन या एक जीन की जो उसमें परिवर्तन हो रहा है यहाँ से, या उत्परिवर्तन जिसे अपन कह सकते हैं वो होता है, तो उसे ही कहा गया है मेंडलीय विकार, ठीक है। और जो क्रोमोसोम है तो उसमें कंप्लीट जो क्रोमोसोम है, संपूर्ण जो क्रोमोसोम है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, हट सकता है, जुड़ सकता है, एक्स्ट्रा हो सकता है, वो सारा सब कुछ। तो मेंडलीय विकार की परिभाषा यहां से देखते हैं, हाईलाइट इसको कर लीजिएगा। मेंडलीय विकार वे होते हैं जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से मुख्यतः निर्धारित हो सकते हैं, ठीक है। एकल जीन में परिवर्तन हो रहा है, उत्परिवर्तन हो रहा है। ये विकार उसी विधि से संतति में पहुंचते हैं जिनका अध्ययन वंशागति के सिद्धांतों के साथ किया जा चुका है। पहले अपन ने पढ़ लिया, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो जा रहा है लक्षण उसी से जाता है, ठीक है। इस प्रकार मेंडलीय विकारों की जो वंशागति के उदाहरण को किसी परिवार में वंशावली विश्लेषण द्वारा खोजा जा सकता है। उदाहरण देखेंगे मेंडलीय विकार के, तो कुछ उदाहरण लिखें। प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा मेंडलीय विकार नहीं है या है। तो ये उदाहरण आपको ध्यान रखना है, जो 4-5 दे रखे। हीमोफीलिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, दांत्र कोशिका अरक्तता, वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया। इसमें जो कुछ है उसका तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर अपन पढ़ेंगे, और जो नहीं है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कितने हो गए, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, दांत्र कोशिका अरक्तता, वर्णांधता, फिनाइल कीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया। 6 जो विकार है वो मेंडलीय विकार है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट क्या लिखा है यहां, यह भी बताना महत्वपूर्ण है कि मेंडलीय विकार प्रभावी अथवा अप्रभावी हो सकते हैं। ठीक है, प्रभावी का मतलब क्या है, जो एक्सप्रेस हो रहा है, अपने आप को एक्सप्रेशन दे रहा है, पेरेंट जो है, पैतृक जो है, वहां से अगर शिशु जो नर या मादा जो आपके पास बन रहा है, उनकी जो संतति उसके अंदर वो एक्सप्रेस हो रहा है तो वो प्रभावी है। लेकिन दूसरे केस में बोलते हैं कि यहाँ आगे चलकर वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा, मतलब अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहा, तो वो अप्रभावी यहां से हो जाएगा। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। साथ ही जैसा कि हीमोफीलिया में होता है, यह लक्षण जो है लिंग क्रोमोसोम आधारित भी हो सकता है। लिंग क्रोमोसोम का मतलब समझ में आ रहा है कि या तो एक्स पे या वाई पे, एक्स से जुड़ा रह सकता है, वाई से जुड़ा रह सकता है, वो लिंग क्रोमोसोम है। नर या मादा की बात करें मनुष्य के अंदर, तो क्रोमोसोम जो है क्या होता है, 44 प्लस एक्स एक्स मादा में और 44 प्लस एक्स वाई नर में। अगर जो लक्षण है वो एक्स से जुड़ा हुआ है, या तो इन दोनों की बात करें, यहां से बात करें नर में, तो वो एक्स से संलग्न हो जाएगा, और वाई की बात करेंगे तो वो वाई से संलग्न हो जाएगा, जो केवल नर से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो वो प्रभावी हो सकता है, अप्रभावी हो सकता है, लिंग संलग्न हो सकता है। यह स्पष्ट है कि एक्स लग्न अप्रभावी लक्षण वाहक मादा कैरियर से नर संतति को प्राप्त होता है। क्या कहना चाह रहा है, इसको समझो, इस स्टेटमेंट को क्या कहना चाह रहा है ये, कि जो एक्स लग्न अप्रभावी लक्षण वाहक मादा से नर संतति को प्राप्त होता है, एक्स लग्न है तो एक्स मुख्यतः किसके अंदर मिलता है, मादा के अंदर। लेकिन वो अगर नर तक जाता है तो वो कैसे जाएगा, यहां से जो युग्मक बनाओगे तो एक्स आएगा, और यहां से एक्स या वाई दोनों में से आ सकता है, लेकिन आपको बनाना क्या है, नर। तो एक्स और वाई, एक्स यहां से आ रहा है और वाई नर से आ रहा है। ठीक है, तो ये डॉट जो मैंने लगाया इसका मतलब ये क्या है, कैरियर है। ठीक है, यहां भी ये कैरियर था, वाहक था, ये अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहा, तो ये अप्रभावी हो गया। इसके नमूने की बात करें तो 4.15 में बता रखे, जिसमें अप्रभावी और प्रभावी लक्षण दिखलाए गए। तो अध्यापक से चर्चा करनी है आपको, बस सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ है नहीं इस चित्र के अंदर। वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन नहीं पढ़ रहे हैं, मैंने फिर से कह रहा हूँ, इसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, पुरानी प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छे से 22-23 मिनट का वीडियो है, पेडिग्री सोल्व करना आपको वहां से आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखेंगे ए वाला जो डायग्राम है, ए लिंगी क्रोमोसोम पर प्रभावी विशेषक जैसे मायोटोनिक दुष्पोषण या डिस्ट्रोफी जिसे अपन कहते हैं, ठीक है, जो अलिंगी क्रोमोसोम पर है, प्रभावी विशेषक है। अलिंगी का मतलब जो लिंग का निर्धारण नहीं करने वाले गुणसूत्र वहां पर। और दूसरा क्या लिखा, आलंगी क्रोमोसोम पर अप्रभावी विशेषक जैसे दांत्र कोशिका, अरक्तता या सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, बहुत सारी ट्रिक इसके अंदर की पीढ़ी स्किप कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा रहा नहीं जा रहा है, वो सारा सब कुछ मैंने अलग से आपको बता रखा है, यहाँ नहीं बताया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप चाहे तो ठीक है देख सकते हैं। पहला जो बीमारी आती है वो कौन सा था, हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोग्लोबिन और हीमोफीलिया, हीमो हीमो तो सेम है, मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, जो लाल रक्त कोशिका है आरबीसी, उससे संबंधित ये विकार यहाँ पर होगा। जितनी भी बीमारी आपको यहाँ पर बताई जा रही है या विकार जो बताए जा रहे हैं, उसमें आपको सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना है, क्या वो लिंग है या अलिंग है, और दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है क्या वो प्रभावी है या अप्रभावी है। ठीक है, तो काम आसान हो जाएगा, एक टेबल छोटी सी बना लीजिए जिससे काम अपना आसान हो जाए। इस लिंग संलग्न रोग का व्यापक अध्ययन हो चुका है। किस प्रकार का है ये जो विकार है, किस प्रकार का है, लिंग संलग्न। ठीक है, इसमें प्रभाव रहित वाहक नारी से नर संतति को रोग का संचरण होता है, ये एक्स एक्स और ये एक्स वाई है। ठीक है, प्रभाव रहित वाहक नारी है, केवल ये कैरियर है, सी लिखता हूं, इसका मतलब कैरियर है, वाहक लेके जा रही। ठीक है, और नर के अंदर संचरित हो रहा, मतलब एक्स सी और वाई ये आता है यहां से, तो ये वाला जो नर होगा वो कैसा होगा, प्रभावित यहां से होगा। और इस रोग में रुधिर के थक्का बनने से संबंध एकल प्रोटीन प्रभावित तो होता है। हीमो का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, रक्त से संबंधित बीमारी है। अगर इस प्रकार का कोई नर होता है, मादा के अंदर तो वाहक है लेकिन नर है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो रक्त का थक्का बनाने वाले जो प्रोटीन है, ठीक है, वो यहां से प्रभावित होता है। फाइब्रिन आपने सुना होगा, फाइब्रिनोजन आपने सुना होगा 11th क्लास के अंदर, तो उसी से संबंधित है, डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यह एकल प्रोटीन श्रृंखला का अंश मात्र होता है। इसके कारण आहत व्यक्ति के शरीर की एक छोटी सी चोट से भी रुधिर का निकलना बंद नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो जो थक्का बनाने वाला प्रोटीन था, उसका संश्लेषण जो हो रहा ना, वो ना हो रहा है या किसी अलग तरीके से हो रहा जो काम का नहीं है। ठीक है, विषम युग्म की नारी से यह रोग पुत्रों में जाता है। जैसे यहाँ विषम युग्म की है ना, सेम थोड़ी है एक्स और एक्स या एक्स सी एक्स, सेम नहीं।
ये सेम नहीं है, विषम युग्म की। नारी की रोगग्रस्त होने की संभावना विरल ही होती है। नारी रोगग्रस्त ऐसे होती है XC, तो वो बहुत कम चांस होते हैं उसके, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार की नारी की माता को कम से कम वाहक, माता को कम से कम क्या चाहिए, वाहक, और नर जो है वो कैसा चाहिए, पिता जो है वो कैसा चाहिए, वो ग्रस्त होना चाहिए, रोगग्रस्त। अभी तो यहाँ से XC और XC बनेगा, है ना। लेकिन ये दूसरा वाला X आता तो यहाँ से वापस से वाहक हो जाएगी मादा जो है वो। तो जो अधिक वे तक जीवित नहीं रह पाता है, तो जो वह मनुष्य, मानव जो जीवित नहीं रह पाता। महारानी विक्टोरिया की वंशावली में अनेक हीमोफीलिया ग्रस्त वंशज थे और रानी स्वयं रोग की वाहक थी। जैसे बताया था ना पहले कि कुछ स्पेसिफिक जो वंश है या जो परिवार उसके वंश की विश्लेषण किया जाता, तो ये विशिष्ट थे। महारानी थी इसीलिए पता लगाया गया, अगर आम आदमी में होगा तो नहीं पता चलता है, ना के बराबर, ठीक है, उसकी पीढ़ी का। तो महारानी विक्टोरिया का किससे था, हीमोफीलिया से, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो विकार आता है वो कौन सा, वर्ण अंधता। वर्ण मींस कलर, और अंधता मतलब अंधा। जो वर्ण है, कलर है, उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते अपन की किस प्रकार का कलर है, उसे ही कहा गया वर्णांधता। तो ये किस प्रकार की बीमारी है आपके पास, ये बीमारी है सर लिंग सहलग्न ए प्रभावी विकार है। कौन सा, स्टार मार्क इसको करना है, लिंग सहलग्न ए प्रभावी विकार। और जो पहले आपको बताया गया था वो कैसा था, लिंग संलग्न आपके पास बीमारी यहां से बताई गई थी। यह विकार लाल अथवा हरे वर्ण संवेदी शंकु के त्रुटिपूर्ण होने के कारण होता है। अब ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो आंख है उसके अंदर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है, शंकु और शलाका जिसे अपन कहते हैं। शंकु का मतलब इस प्रकार का शेप होता है, शंकु, नहीं शंकु देखा होगा आपने इस प्रकार का या इस प्रकार का, ये शंकु, ठीक है, कोण खाते हैं ना अपन। और शलाका वो आपके पास लंबी लंबी कुछ कोशिकाएं होती है आंख के अंदर इस प्रकार से। तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है, त्रुटि आती है, जिसकी वजह से जो हरा कलर है और लाल कलर है उसमें अपन विभेद नहीं कर पाते। वर्ण का मतलब कलर ही है, ठीक है, तो जिससे विभेद नहीं कर पाते। यह विकार एक्स क्रोमोसोम पर स्थित कुछ जीनों में उत्परिवर्तन के कारण आता है, एक्स वाले पे, ठीक है। लिंग वाला था, एक्स वाला है यहाँ पर। लगभग 8% पुरुषों और मात्र 0.4% नारियों में ये विकार पाया जाता है। तो यहाँ पर भी पुरुषों के जो संभावना है वो ज्यादा है इस विकार की। इसका कारण लाल हरी वर्णांतता के लिए उत्तरदायी जीनों का एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होना। ये वापस सेम स्टोरी है यहाँ पर हीमोफीलिया वाला, तो ज्यादा डिटेल से बताने की जरूरत नहीं। नर की कोशिकाओं में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है और नारियों में कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। किसी एक जीन की वाहक नारी के पुत्र के वर्णांध होने की संभावना 50% है, क्योंकि एक्स संलग्न जीन अप्रभावी यहां से होता है। अतः विषम युग्म की जननी स्वयं वर्णांध नहीं है। विषम युग्म की में वापस वही XCX और XY, यहाँ नॉर्मली बात करें तो अपन, ठीक है, तो यहाँ अगर नर बनता है तो XCY ये प्रभावी हो जाएगा और ये मादा वाहक यहां से हो जाएगी। तो इसका अर्थ क्या है कि इसका प्रभाव दूसरे विकल्पी एलील के प्रभावी होने के कारण निरुद्ध हो जाता है। पुत्री सामान्यतः वर्णांध नहीं होती जब तक कि माँ वाहक और पिता वर्णांध ना हो। तो हीमोफीलिया वाला ही कहानी है, यहाँ पर ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता दांत्र कोशिका अरक्तता, ठीक है। दांत्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया। जो कोशिका होती है अपनी RBC, सामान्य जो उसका आकार होता है उससे परिवर्तित होकर दांत्र कोशिका बना लेती है। जो हंसिया होता है ना चारा वारा काटने का, उस शेप में हो जाती है, डिस्क शेप में हो जाती है, तो उसे अपन कहते हैं दांत्र कोशिका अरक्तता। सामान्य अगर कोई कोशिका है अपनी RBC, तो वो हीमोग्लोबिन उसके अंदर होता है जो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन इसका अगर शेप किसी प्रकार से परिवर्तित हो जाता है तो ऑक्सीजन वगैरह यहाँ जुड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको यहाँ से आएगी, और उसी की वजह से होता है ये, ठीक है। आकार परिवर्तित होता है तो जो सतही क्षेत्रफल है वो नहीं मिल पाता है। और आगे अपन देखते हैं किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो ये जो है किस प्रकार का सर, वो ये जो बीमारी है वो ये अलिंग क्रोमोसोम लग्न ए प्रभावी लक्षण है। मतलब लिंग गुणसूत्र वाला नहीं है पर ए प्रभावी है। प्रभावी होता तो हर पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाएगा, दिखाया था, जायज सी बात है। जो जनकों से संतति में तभी प्रवेश करता है जब दोनों जनक जीन के क्या होते हैं, वाहक होता है। जैसे XCX और ये XCY, ये वाहक यहां पर हो गए, ठीक है। विषम युग्म के होने जरूरी है। इस रोग का नियंत्रण जो है एलील का एकल जोड़ा HBA और HBS करता है। एलील तो आपको पता है जीन के ही 2 रूप हैं आपके पास अलग अलग प्रकार के। तो एलील का एक जोड़ा हीमोग्लोबिन A वाला और HBS वाला करता है। तो रोग का लक्षण 3 संभावित जीनोटाइपों में से, अब जीनोटाइप कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे एलील की अपन ने बात की HBA और HBS होना चाहिए।
तो जीनोटाइप 3 प्रकार के हो सकते हैं, HbAA, नहीं HbS, HbS, और तीसरा कौन सा हो सकता है, HbA और HbS। यही हो सकता है संभावित 3 जीनोटाइप। ठीक है, तो इन 3 जीनोटाइप में से कौन सा होना चाहिए, केवल HbS HbS, ये वाला अगर आपको बीच वाला कहीं मिलता है तो ये वाला रोगी यहां पर होगा। समयुग्म की जो व्यक्ति है उसके अंदर आपको देखने को ये मिलेगा। विषम युग्मकी वाले जो होता है ना, HbS और HbA वाले, वो क्या होता है, रोग मुक्त होते हैं लेकिन वो वाहक होते हैं। HbA और HbS ये केवल वाहक है, लेकिन इसमें बीमारी नहीं होगी। उत्परिवर्तित जीन के संतति में पहुंचने की 50% संभावना अर्थात दांत्र कोशिका के लक्षण आने की होती है। इस प्रकार का कारण हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन, ये तो आपको पता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है, और वो एक श्रृंखला से बनता है, क्योंकि आपको पता डीएनए, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। तो अगर डीएनए की किसी प्रकार की श्रृंखला है जो नाइट्रोजन क्षारक है, ये डीएनए है मेरे पास, जैसे ए टी सी जी, और सेम ऐसे यहाँ नीचे भी इससे जुड़े हुए हैं। अगर किसी भी प्रकार के एक नाइट्रोजन क्षारक में परिवर्तन कर देता हूं तो वो आरएनए में भी परिवर्तन होगा, और वो जो प्रोटीन संश्लेषण कर रहा है उसके अंदर भी परिवर्तन वहां से होगा। तो जो बीटा ग्लोबिन है, एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा, अलग अलग प्रकार की चेन होती है। बीटा ग्लोबिन चेन में से छठी जो पोजीशन, जैसे ए बी सी जी हो गए, तो ये वाला छठा पोजीशन, ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं बता रहा हूं केवल आपको। बीटा ग्लोबिन की छठी स्थिति में एक अमीनो अम्ल ग्लूटेमिक का वेलिन द्वारा प्रतिस्थापन होता है। कौन सा, ग्लूटेमिक अम्ल। मैंने अभी आपको बताया कि ये प्रोटीन है, और प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं, अमीनो अम्ल के बहुलक होता है। अमीनो अम्ल जो है वो कहां से आ रहे हैं, वो आरएनए से प्रोटीन के निर्माण के दौरान एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा आते हैं, जो अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। तो छठी स्थिति पर क्या होता है, ग्लूटेमिक का वेलिन द्वारा प्रतिस्थापन होता है। ग्लोबिन प्रोटीन में अमीनो अम्लों का ये प्रतिस्थापन जो होता है बीटा ग्लोबिन के छठे कोडोन में, जैसे मैंने बताया आपको, GAG का GUG, एक नाइट्रोजन क्षारक में परिवर्तन हो रहा है, सिंपल सा, एक जगह क्या आ रहा है, यू द्वारा प्रतिस्थापन हो रहा है, उसी की वजह से ग्लूटेमिक की जगह वेलिन बन जाता है। 64 जो कोडोन अगले चैप्टर में आएगा, 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को कोड करते हैं, तो ट्रिपलेट में होता है, त्रिक की फॉर्म में होता है, जैसे लिखा GAG, ये 3 है, जी का मतलब ग्वानिन, ए का मतलब एडेनिन, और यू का मतलब यूरेसिल, ये नाइट्रोजन क्षारक है जो तीन 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 के जोड़े में रहते हैं। तो अगर बीच वाला परिवर्तित हुआ, आगे वाला हुआ, पीछे वाला किसी भी प्रकार का हो सकता है। इस परिवर्तन की वजह से क्या होगा, जो अमीनो अम्ल आ रहा था जिसका पास पास में आना था, क्योंकि अमीनो अम्ल जो है पेप्टाइड बंध से जुड़ते हैं और प्रोटीन बनाते हैं, तो ये अमीनो अम्ल, ये अमीनो अम्ल, ये अमीनो, तो ये वाला जो आ रहा था उसमें परिवर्तन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जी ए जी की जगह क्या आ गया, अब जी यू जी आ गया, तो किसी प्रकार का दूसरा अमीनो अम्ल आएगा, ठीक है, और इसी की वजह से क्या होगा, जो बीटा ग्लोबिन चेन है वो यहां से परिवर्तित होगी। अब जब परिवर्तित होगी तो हीमोग्लोबिन की श्रृंखला जो संरचना उसके अंदर परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा तो ऑक्सीजन तनाव में, निम्न ऑक्सीजन तनाव में परिवर्तन हीमोग्लोबिन अणु में बहुलीकरण हो जाता है, जिसके कारण आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है, द्विअवतल हो जाता है। मैंने आपको बता दिया, द्विअवतल बिंब से बदलकर दांत्राकार, सॉरी, द्विअवतल जो पहले होता है उससे किससे हो जाता है, दांत्राकार, हंसियाकार, यहां से हो जाता है। नेक्स्ट, फिनाइल कीटोन्यूरिया। उससे पहले ये चित्र आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सामान्य HbA है, ठीक है, ये डीएनए, ये आरएनए, और यहां से बन रहा है प्रोटीन, पेप्टाइड लिखा है HbA पेप्टाइड, तो सामान्य है ये। लेकिन दांत्र कोशिका वाला बता रखा है HbS HbS जो बता रखा है, इसमें यहां देखते हैं अपन, तो GUG mRNA है, उसमें किसका परिवर्तन हुआ, GAG का है। बेसिकली परिवर्तन होता है जो डीएनए के अंदर होता है, डीएनए में यहाँ CT था, है ना, और यहाँ क्या आ गया, CA आ गया यहाँ पर, तो T के साथ में A जुड़ता है, ये तो आपको पता है, लेकिन A के साथ में क्या जुड़ना चाहिए था, A के साथ में U जुड़ेगा, क्योंकि आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है, सिंपल सी बात है। तो छठी पोजीशन पर ये परिवर्तन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और ये चित्र आप देखते हैं द्विअवतल से कैसे हो गए, हंसियाकार यहाँ से हो गए। अब आता है फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया उपापचय से संबंधित है। उपापचय जो होता है उसकी वजह से एलेनिन जो होता है ना वो एकत्रित हो जाता है अपनी बॉडी के अंदर, और उसकी वजह से मानसिक मंदन वगैरह होता है, या जो किडनी वगैरह इसका कम अवशोषण होता है, मूत्र के साथ में उत्सर्जित होता है, ठीक है। तो ये क्या है, जन्मजात उपापचय त्रुटि भी अलिंग क्रोमोसोम ए प्रभावी लक्षण की बात ही वही है, पिछला जो अपन ने पढ़ा था। रोगी में क्या होता है, फिनाइल एलेनिन एक प्रकार का अमीनो अम्ल होता है, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा, उसमें से एक होता है फिनाइल एलेनिन। वो क्या होता है,
टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलता है, लेकिन उसको बदलने के लिए क्या होता है, एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, उस एंजाइम की कमी हो जाती है फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, यूरिया मतलब कीटोन, यूरिया मतलब यूरिन की बात करते हैं, मूत्र की बात करते हैं। तो फिनाइल एलेनिन जो है अमीनो अम्ल, वो टायरोसिन में परिवर्तित होता है सामान्यतः, लेकिन उसको परिवर्तित करने के लिए किसी ना किसी प्रकार की रसायन की जरूरत होगी, इसे अपन एंजाइम कह रहे हैं। तो वो एंजाइम यहाँ पर कम होता है, उसका संश्लेषण सही से नहीं हो पाता, उसकी वजह से क्या होगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया अपनी बॉडी में एकत्रित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप फिनाइल एलेनिन जो है अपनी एकत्रित हो जाता है और फिनाइल पायरुविक अम्ल और अन्य व्युत्पन्न में बदल जाता है। इसके एकत्रीकरण से मानसिक दुर्बलता आ जाती है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, और कम अवशोषित होने के कारण क्या होता है, मूत्र के साथ भी उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास कौन सा आता है, थैलेसीमिया। इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। यह भी एलिंग क्रोमोसोम संलग्न ए प्रभावी जीन रक्त विकार है। वापस से वही बात आ गई, जो जनकों से संतति को वंशानुगत प्राप्त होते हैं, जबकि जनक जो होता है युगल के दोनों सदस्य ए प्रभावी जीन के वाहक या विषम युग्मजी होने के कारण ये प्रभावित रहते हैं। तो विषम युग्मजी वही वापस आ गए, मादा इस प्रकार से और नर इस प्रकार से कुछ आता, तो विषम युग्मजी होगा तो वो प्रभावी नहीं, अप्रभावी। ठीक है, सम युग्मजी कंडीशन में होता है। तो यह विकार या तो उत्परिवर्तन अथवा विलोपन के परिणाम स्वरूप होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन बनाने वाले ग्लोबिन की किसी एक श्रृंखला अल्फा और बीटा की संश्लेषण दर में कमी आ जाती है। परिणामतः विकृत हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है और रक्ताल्पता एनीमिया हो जाता है। अब सही से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगी, संश्लेषण नहीं हो पाएगा, तो रक्त की कमी होगी, उसे ही कहा गया रक्ताल्पता और एनीमिया। ठीक है, जो इस रोग का अभिलक्षण है। थैलेसीमिया रोग का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि हीमोग्लोबिन अणु की कौन सी श्रृंखला प्रभावित हुई है। अल्फा और बीटा की बात कर रहे हैं, तो उसमें से अल्फा हुई है, बीटा भी, उसके आधार पर अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबिन श्रृंखला का उत्पादन प्रभावित होता है और बीटा में बीटा, क्योंकि हीमोग्लोबिन का पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, जो श्रृंखला होती है अल्फा बीटा, इस प्रकार से अपन वर्गीकरण करते हैं। 11th क्लास में जे वर्ण वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है इसको। अल्फा थैलेसीमिया रोग का नियंत्रण जो होता है प्रत्येक जनक के क्रोमोसोम नंबर 16 पर होता है। दो सन्निकट लग्न HbA1 और HbA2 द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, और ये चार विकल्पी एलील में से किसी एक अथवा अधिक जीनों के परिवर्तन अथवा विलोपन से होता है। तो यहाँ जीन कितने हैं, दो है, HbA1 और HbA2। तो जो आपके पास एलील होंगे वो कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, दो इसके और दो इसके। तो किसी भी एक जो एलील है उसका क्या हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है एक जीन के, या हट रहा है या जुड़ रहा है, उस प्रकार से परिवर्तन होता है। जितने अधिक जीन प्रभावित होंगे उतना ही कम मात्रा में अल्फा ग्लोबिन संश्लेषित होगा। ठीक है, और बीटा थैलेसीमिया की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 11 पे रहता है, ये आपको ध्यान में रखना, कौन सा 16 पे रहता है और कौन सा 11 पे रहता है। एकल जीन, वहां दो जीन थे, या एकल जीन है। यह रोग एक अथवा दोनों जीनों के उत्परिवर्तन के कारण होता है। थैलेसीमिया विकार दांत्र कोशिका अरक्तता एनीमिया रूप से इस प्रकार से भिन्न है कि पहले वाला रोग एक परिमाणात्मक समस्या है, जिसमें ग्लोबिन अणु अत्यल्प मात्रा में संश्लेषित होता है, जबकि दूसरा क्या होता है, विकृत ग्लोबिन संश्लेषण की गुणात्मक समस्या। समझ में आया कुछ या नहीं आया? पहले वाला जो था ना, उसके अंदर आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो अलग मिल रहा है। ठीक है, संश्लेषण जो हो रहा था ना ग्लोबिन का, वो बहुत कम मात्रा में हो रहा था, लेकिन दूसरे में जो हो रहा है वो क्या रहा है, विकृत ग्लोबिन हो रही है, क्योंकि यहाँ जीन में परिवर्तन यहाँ से हो चुका है। नेक्स्ट सेकंड आयु का जो विकार आता है वो कौन सा है, क्रोमोसोमीय विकार। तो दूसरी तरफ एक या अधिक क्रोमोसोमों की अनुपस्थिति, अधिकता या असामान्य विकार क्रोमोसोमीय विकारों के कारण है। ठीक है, गुणसूत्र की बात की, वहां पिछले में अपन ने क्या बोला, मेंडली विकार में कि जो एकल जीन है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, जबकि इसके अंदर अपन क्या बात करें, पूरा का पूरा गुणसूत्र जो है हट रहा है, या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम वहां पर आ रहा है, असामान्य हो रहा, तो उसे पर कहते हैं क्रोमोसोमीय विकार। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिड के बीच संयोजन की अनुपस्थिति के कारण एक क्रोमोसोम की अधिकता या हानि होती है। कोशिका विभाजन होता है तो आपको पता है सबसे पहले केंद्रक विभाजन होता है, और केंद्रक में जो गुणसूत्र है उससे पहले जो बात करते हैं तो उसमें अंतरावस्था आती है, जिसमें डुप्लीकेशन होता है, द्विगुणन होता है, जो भी गुणसूत्र है उसका, डीएनए का उसका। तो जब ये कोशिका विभाजन के समय विभक्त होते हैं, बीच में से टूटता है गुणसूत्र, तो कुछ कंडीशन ऐसी आती है कि वो नहीं टूटता है या अलग नहीं हो पाता, तो गुणसूत्रों की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। ठीक है, या हानि हो जाती है, तो इसे अपन बोलते हैं असुगुणिता या एन्यूप्लॉइडी। जैसे 21वें गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से डाउन सिंड्रोम होता है,
डाउन वैज्ञानिक ने बताया था, इसीलिए इसको डाउन सिंड्रोम कह दिया। 21वां गुणसूत्र जो होता है, टोटल आपको पता है कितने होते हैं, जोड़े की बात करें 22 प्लस एक्स 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 वाई होता है, तो 21वां जो है वो डबल हो जाता है, तो उससे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। उसकी वजह से ऐसा नहीं कि अब मनुष्य सुपरमैन बन जाएगा, कोई ना कोई विकार भी वहां पर रहेगा उसका। तो इसी प्रकार एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। नारियों में क्या होता है, 44 प्लस एक्स एक्स होता है, तो यहाँ एक जो गुणसूत्र है वो यहाँ से हट जाता है, विलोपित होता है, 44 प्लस एक्स ही रह जाता है, तो वह टर्नर सिंड्रोम है। कोशिका द्रव्य विभाजन न हो सकने के कारण क्रोमोसोम का एक पूरा समुच्चय अधिक हो जाता है, जिसे बहुगुणिता कहते हैं। सबसे पहले केंद्रक विभाजन होता है, उसके बाद में क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। तो कोशिका द्रव्य विभाजन जो हुआ है, अगर वो नहीं हो रहा है तो पूरा का पूरा समुच्चय अधिक हो जाएगा। हाँ, द्विगुणन तो उसका हुआ, लेकिन वो एक ही कोशिका के अंदर है, तो इसे कहते हैं बहुगुणिता या पोलिप्लोइडी। ये अवस्था प्राय पौधों में पाई जाती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 से 23 जोड़े, 22 तो अलिंग गुणसूत्र और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र, ये आपको पता है। ठीक है। कभी कभी बिरले ही सही व्यक्ति में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा शामिल हो जाता है, या कभी एक जोड़े क्रोमोसोम की कमी आ जाती है। इन स्थितियों को क्या कहते हैं, द्विअधिसूत्री या द्विन्यून सूत्री। ज्यादा होना अधि और कम होना न्यून सूत्री या नल जोमी, जिसे अपन कहते हैं। ऐसी स्थिति के प्रभाव से व्यक्ति गंभीर रोग हो जाते हैं। उदाहरण आपको तीन दे रखे हैं एनसीईआरटी में, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सबसे पहला जो डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, जो इसका चित्र यहाँ से देख सकते हैं। सिर का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो चपटा होता है, यहाँ तो नहीं दिख रहा है, चौड़ा होता है, चपटा चेहरा होता है। अंगुलियों के सिरों पर अनेक लूप होते हैं, स्ट्राइप्स हो जाती है उंगलियां। ठीक है। हथेली की क्रीज इस प्रकार से जो बड़ी झुर्रीदार जीभ हो जाती है, और जन्मजात हृदय रोग उसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये गुणसूत्र आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो इस गुणसूत्र वाले चित्र में ज्यादा कुछ है नहीं। डाउन सिंड्रोम क्या, आनुवंशिक विकार 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति आ जाती है। त्रिसूत्रता भी कहते हैं इसको, 21वीं गुणसूत्र की। ठीक है। इस विकार को सर्वप्रथम लैंगडम डाउन ने 1866 में खोजा था, मैंने आपको बता दिया पहले। रोगी व्यक्ति छोटे कद और छोटे गाल का होता है, जीभ में खांच होती है और मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है, चित्र में बता दिया। चौड़ी हथेली में बिलाक्षण पाम ट्रीज होती है, और शारीरिक मन प्रेरक या साइकोमेटर और मानसिक विकास अवरुद्ध होता है, थोड़ा सा वैसे होते हैं। फिर लिखा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक जो गुणसूत्र है, एक्स गुणसूत्र है, वो डबल हो जाता है वहां से, जैसे 44 प्लस एक्स वाई है। ठीक है। तो एक्स वाला जब डबल हो जाएगा तो एक्स एक्स वाई यहाँ पर आ जाता है। तो आनुवंशिक विकार का कारण एक्स क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि, जिसके कारण केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति समग्र रूप से कुप्रधान होते हैं, कुप्रधान। ठीक है। किंतु मादा लक्षण भी आता है, जैसे सामान्य जो मनुष्य उसमें तो 44 प्लस एक्स वाई रहता है, 50-50% एक्स और एक्स, लेकिन यहाँ 44 प्लस एक्स एक्स वाई आ जाता है, तो ये एक्स की जो प्रतिशत है वो बढ़ गया, एक्स ज्यादा हो गया वाई से, तो स्त्री वाले लक्षण भी इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे गायनेकोमेस्ट्रीज की बात करें तो स्त्रीवत, ये देखेंगे पुरुष में तो ब्रेस्ट का साइज जो है स्त्री के समान हो गया है। ठीक है। और ऐसे व्यक्ति बांझ होते हैं। टर्नर की बात करें, एक्स टर्न इंटू जीरो, 44 प्लस एक्स, टर्नर से आपको ध्यान रखना, एक्स टर्न इंटू जीरो, तो 44 प्लस एक्स हो जाता है, एक जो एक्स से विलोपित हो जाता है। तो इस विकार के कारण क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है, 45 ही होते हैं, पर ऐसी नारी बांझ होती है क्योंकि अंडाशय अल्प विदित वधित होता है, वर्धित होता है। ठीक है। और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव भी होता है, क्योंकि एक यहाँ पर एक्स गुणसूत्र की क्या हो गई है, कमी हो गई। तो ये इजी सा क्वेश्चन, इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए लेकिन इस सिंड्रोम से, क्लियर है। सो यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वापस से उसको बता दिया जाएगा। डाउट की पिक्चर आपको भेजनी होती है तो डाउट की पिक्चर आप मुझे इस आईडी पे भेज सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डाउट बता दिए जाएंगे। MYDHARMEN इंस्टाग्राम पे सर्च करना, केवल डाउट ही बताऊंगा और कोई दूसरी बात नहीं हो। क्लियर है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।